कौन से शहर या कौन से लोगों को ये आके आप तबकी देना चाहेंगे ताकि उनका मज़ीद हौसला बढ़े? कराची में ऐसे काम बहुत ज़्यादा हुए बाकी और जगहों के, लेकिन अब वो चलता जा रहा है। इट्स ऑल के उनको सही एवेन्यू चाहिए कि कौन कर रहा है सही दिन। मरीजों से आके दो बातें अच्छी बोल दें। बहुत सारे ऐसे हैं जिनका कोई देखने वाला नहीं है। सर, अगर हम चाहें कि किसी तरह हमारा हेल्थ केयर सस्ता हो जाए, क्या किसी तरह आप आज तक इसको डिकोड कर पाएंगे? क्या चीपर हेल्थ केयर मुमकिन है? चीपर हेल्थ केयर मुमकिन है। डॉक्टर पे भी डिपेंड करता है कि देखें, मुझे आपके पास ऑप्शंस होते हैं, चीपर भी होते हैं, मीडियोकर भी होते हैं और हाई एंड भी होते हैं। तो ये देख के उसको दवाई ना लिखें, असल आप उसको देख के दवाई लिखें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अदीब है और मैं पेशे से एक डेंटिस्ट हूँ। आज मैं एक नए सफ़र का आगाज़ करने चला हूँ। मैं काफ़ी अरसे से इस बात से परेशान रहा कि मैं किस तरह लोगों का इलाज, लोगों की तकलीफ़ कुछ ऐसे हल कर सकूं कि उनको उस तकलीफ़ की वजह से कोई और तकलीफ़ ना हो, जो कि एक फ़ाइनेंशियल बर्डन के तौर पर सामने आ जाती है। इस सोच को रखते हुए खुदा का शुक्र है कि उसने मुझे एक ऐसे आइडिया से नवाजा कि जिसका अब मैं आगाज़ करने चला हूँ। और वो ये कि मैंने रियलाइज़ किया कि बीमारी का इलाज करना मुश्किल होता है और महंगा होता है, जबकि बीमारी से बचाव बहुत आसान है। इसीलिए मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं आपके सामने अपने उन दोस्त अहबाब जो कि मेडिसिन की तमाम स्पेशलिटी से ताल्लुक़ रखते हैं और डेंटिस्ट्री में मैं आज ख़ुद आप लोगों के सामने वो बातें लाएँ कि जिनको आप बहुत आसानी से अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल कर हर किस्म की बीमारी से बचाव कर सकते हैं और हर किस्म की बीमारी से इज्तनाब कर सकते हैं। ये सोच जब मैं लेके चला, तो मैंने रियलाइज़ किया कि इसी सोच को रखते हुए काफ़ी ऐसी टॉवरिंग पर्सनैलिटीज़ हमारे दरमियान मौजूद हैं, जिनको मैं आइडियलाइज़ भी करता हूँ और जिनका मैं दस्ते-बाज़ू बनना चाहता हूँ। उनमें से आज एक इंतहाई नुमाया शख्सियत को मैंने अपने इस गरीब खाने में दावत दी है। निहायत ही मेरी खुशनसीबी कि उन्होंने मेरी दावत कबूल की और मेरी इस नए काविश को अपनी शख्सियत से बख्शा। हमारे साथ हैं आज डॉक्टर अब्दुल बारी खान, चेयरमैन ऑफ द इंडस हेल्थ हॉस्पिटल्स एंड नेटवर्क। सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, निहायत आपकी इनायत कि आप तशरीफ़ लाए। भाई आपका शुक्रिया। सर, एब्सोल्युटली एन ऑनर फॉर मी। थैंक यू सो मच। सर, माशाल्लाह से ये जो आपका जज़्बा है खिदमत खल्क़ का, वैसे तो मैंने अक्सर इंटरव्यूज़ में सुना है, आप बताते हैं कि एक इंसिडेंट से आपने रियलाइज़ किया कि कराची में कितना कम है हेल्थ केयर, पर्टिकुलरली जो फिलैंथ्रोपी एस्पेक्ट से। मगर क्या सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी अर्ली लाइफ़ में भी कोई ऐसी आपके ऊपर एपिसोड्स ऑफ फिलैंथ्रोपी और पब्लिक सर्विस या खिदमत खल्क़ के जज़्बात पहले शुरू से थे या बस उस वाक़ये ने आपके अंदर उजागर किया? नहीं, मैं तो बेसिकली ये शुरू से ही थे। और सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि जो मेरा जो भी रोल रहा है उसमें शायद मेरा बहुत कम हो, लेकिन ये वो आपके वालिदैन की तरबियत होती है, उनकी दुआएं होती हैं जो आपको यहाँ पहुँचाते हैं। फॉर्चुनेटली आप किसी एक सबसे पहले तो मुसलमान पैदा हुए, फिर उसके बाद आपने एक दीनी घराने में आ जाए, तो वो एक खुशकिस्मती होती है। वालिदैन मेरे तहज्जुद गुज़ार थे। मेरे वालिद साहब की एक आदत थी कि दुआ बावाज़ करा करते हर नमाज के बाद, ख़ास तौर पर तहज्जुद के बाद। तो मैं पैराप्लीजिया भी था उनको, मैं उनके पास ही रहता था। तो मैंने वो बावाज़ दुआ अपने बहन भाई उनके बच्चों के नाम लेकर, अपने बच्चों के नाम लेकर, तो मैंने सारी उम्र अपने लिए की दुआ सुनी कि बारी को खिदमत खल्क़ के जज्बे के साथ डॉक्टर बनाना। क्या बात! इसके अलावा वो कोई न शोहरत के लिए, न इज़्ज़त के लिए, न पैसे के लिए, अल्लाह ताला ने सब कुछ दे दिया। क्या? तो वो अपब्रिंगिंग, और फिर जहाँ पर जस्टिस जगह होते हैं, तो चाहे स्कूल्स हों, स्कूल में भी एक्टिविटी रही, फिर मॉनिटर भी रहा, फिर चीफ प्रीफेक्ट भी रहा। फिर जब डा मेडिकल कॉलेज में, और ये था कि बचपन से ही ये था कि जी डॉक्टर बनना है। कि हमारे ज़माने में बचपन में बच्चों से पूछा जाए ना कि आप बड़े होकर क्या बनोगे, तो अगर डॉक्टर या इंजीनियर, और जो रह जाता था वो कॉमर्स में चला जाता था। तो और कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं ज़िंदगी में, और उस ज़माने का फैमिली फिजिशियन बहुत ज़बरदस्त किस्म के होते थे। वो न सिर्फ आपकी बीमारी देखते थे, वो प्रिवेंटिव साइड भी देखते थे, वो आपके घरेलू मसाइल भी होते थे, वो मशवरा भी करते थे। लोग अपने बच्चों की शादियों के लिए भी मशवरा करते थे उस ज़माने के। तबीब था। और बुज़ुर्ग जो घर में बुज़ुर्ग हो, जो नहीं जा सके, तो घर पे आके देखते थे उनको, और तभी शायद फैमिली डॉक्टर कहते थे। तब फैमिली डॉक्टर कहते थे। तो वो एक आपने रोल मॉडल देखा होता है ना,
तो आदमी सोचता है कि डॉक्टर तो बना है तो ऐसा बने ना, क्योंकि जिस तरह दुआएं मिल रही होती हैं, मेरी दादी को देखने आया करते थे और वो जिस तरह दुआ देती थी उनको, तो वो एक पिक्चर बनी हुई थी कि ऐसा डॉक्टर बनना है। फिर जब डाउ मेडिकल कॉलेज में एंट्री हुई 79 में, उसके साथ सिविल हॉस्पिटल, और सिविल हॉस्पिटल के अंदर जो हाल था, उस ज़माने का सिविल हॉस्पिटल बहुत बुरे हालात का होता था, अब तो काफ़ी बेहतर है। जहाँ बिस्तर डॉक्टर तो मिल जाता था, बाकी सब आउट ऑफ पॉकेट होता था, हर मरीज़ कोई कहानी लेकर आता था, और ज़्यादातर इंटीरियर्स ऑफ पाकिस्तान से आते थे, जो थोड़ा भी अफोर्ड करता था प्राइवेट में करा लेता था। तो डॉक्टर बिस्तर तो मिल गया, बाकी आउट ऑफ पॉकेट है, तो हर मरीज़ कोई कहानी लेकर आता था, कोई अपनी बकरी बेच के आया, भैंस बेच के आता था, कोई अपना घर बेच के आता था। और मैंने बहुत सारे वालिदैन के अपनी जवान औलाद के लिए कहते सुना कि अल्लाह उसको उठा ले, क्योंकि ये सौदा बुरा नहीं है कि एक को जाने दूँ 8 को बचा लूँ। अच्छा, ये इक्का दुक्का सैकड़ों में नहीं थे, हज़ारों में नहीं, लाखों में थे। तो एज ए स्टूडेंट्स, जब मैं 79 में ही डाउ मेडिकल कॉलेज के 3 स्टूडेंट्स ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन, जो गरीब मरीज़ों के लिए दवाइयाँ जमा करती थी, पैसे जमा करके ब्लड खरीद के देती थी। तो मैं 1980 में मैंने भी इसको ज्वाइन कर लिया था। तो 1981 तक जो सोर्स ऑफ ब्लड होता था वो प्रोफेशनल डोनर्स होते थे, ड्रग एडिक्ट्स होते थे, वो अपना ब्लड बेचा करते थे। 81 में स्ट्राइक पे चले गए अपने पैसे बढ़ाने के लिए, और वो शहर में बड़ा क्यास हुआ, बहुत सारी बात हुई, हमने अपने दोस्तों को मोटिवेट किया कि ब्लड दे दो, लेकिन वो दैट स्ट्राइक वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। वी थॉट वी कांट बी होस्टेज टू दीस पीपल, लेट्स मेक आवर ओन ब्लड बैंक। तो इस मुल्क का पहला वॉलंटरी ब्लड बैंक डाउ मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स ने बनाया 1982 में, और मेरी खुशकिस्मती कि एज अ सेकेंड स्टूडेंट में इसका प्रोजेक्ट डायरेक्टर था। बड़ा मुश्किल काम था किसी को कन्विंस करना कि जी ब्लड डोनेट करो। एक एक्सीडेंट का केस आया, 50 लोग साथ हैं, जैसे आपने ब्लड बंगला सब गायब, अब ढूंढते ही रहे आप उसको। तो शुरू में 1 यूनिट आता था, जिस दिन 2 जाते थे हम पार्टी करा करते थे कि आज 2 चले गए हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह वही ब्लड बैंक डाउ मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स चलाते हैं, 275 यूनिट्स पर डे जाता है। प्रोफेशनल डोनर्स ख़त्म हो गए। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और अच्छा, उस वक्त भी जो ब्लड जो था ना, वो था होल ब्लड मिला करता था। पैक्सेल अगर चाहिए तो लटका देते थे 4 घंटे के लिए, पैक्सेल दिए और प्लाज्मा फेंक दिया, बाकी किसी और कॉन्सेप्ट था नहीं। तो उस वक्त फिर हमने सोचा कि हम एक फ्रैक्शनेशन करते हैं इसका। तो जर्मनी से एक मशीन मंगाई थी हमने, जो इसको रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज था, जिससे ये कॉम्पोनेंट्स बनते थे। मैं एज अ 4th ईयर स्टूडेंट वहाँ गया ट्रेनिंग के लिए, और मैंने ट्रेन करके यहाँ आकर सबको ट्रेन किया कि प्लाज्मा कैसे बनता है, पैक्सेल कैसे निकलते हैं, प्लेटलेट्स कैसे निकलते हैं, बफी कोड कैसे निकलता है, क्रायोप्रेसिपिटेट कैसे बनता है। फिर लोगों को ट्रेन किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चलता रहा। और फिर उसके बाद जो है ना, जहाँ तो हमेशा से ये था कि कुछ ना कुछ करना है, कोई पैसे की लगन नहीं थी कि जी के पैसे बनाने हैं, कुछ करने हैं, बस ये एक अच्छा डॉक्टर बनना है जिसको, और वही रोल मॉडलिंग वो रखी हुई थी। और कॉन्सेप्ट मेरा ये था कि जी मुझे, लोग कहते थे पोस्ट ग्रेजुएशन क्या करेंगे, आई वॉज वेरी फोकस्ड। तो और मेरा था कि मैंने जो है ना कार्डियक सर्जन बनना है, क्योंकि ज़माने में कार्डियक सर्जन कम हुआ करते थे। मैं जब 3rd ईयर में था तो सर्जन रहमान जो मेरे उस्ताद, मेरे मेंटोर, वो उनसे कुछ हमारे फैमिली टर्म्स भी थे। तो एक दफ़ा खाने पे आए हुए थे, तो मेरे वालिद साहब ने मेरा तारुफ कराया कि ये मेरा बेटा है, 3rd ईयर में पढ़ रहा है। तो उन्होंने कहा डॉक्टर बने तो मेरे पास भेज देना, मैं इसको कार्डियक सर्जन बनाऊँगा। तो वहाँ से वो शुरू हो गया था। 1986 में ग्रेजुएशन किया था, जहाँ से फिर हमने उस वक्त हाउस जॉब शुरू किया। और 86 में ही कराची में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था बोरी बाज़ार के अंदर, जिसमें कोई 75 लोग शहीद हुए थे और 450-500 लोग ज़ख्मी थे। और इमरजेंसी आना शुरू हुई तो डेड बॉडीज़ आ रही थी, उसमें ज़ख्मी भी आ रहे थे, उसको ट्रियाज करना उनमें से, और फिर उसके बाद बिस्तर भर गए। इमरजेंसी हमारी बहुत बुरे हालात की होती थी, तो बिस्तर पे फर्श पे ट्रीट किया। लेकिन उससे एक बहुत अच्छी चीज़ नज़र आई कि इमरजेंसी के बाहर मीलों लंबी लाइन थी लोगों की, जो खून देने के लिए इंतज़ार कर रहे थे, इनकलाब ला चुके थे। हाँ,
और बहुत सारे लोगों के अंदर, बहुत सारे लोग शॉपिंग बैग में पैसे लेके खड़े हुए थे कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, एंटीबायोटिक की, उसकी उसकी। तो उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि ये कौम एक अजीब कौम है। वाह, क्राइसिस में पाकिस्तानियों से बेहतर कौम मैंने नहीं देखी। क्या चाहे आप वो 2005 का ज़लज़ला देख लें, 10/11 का सैलाब देख लें, कोविड देख लें, या अभी 2 साल पहले सैलाब आया, जिस तरीके से ये कौम रिएक्ट करती है, बस मेरी दुआ ये होती कि आम हालात में भी हम वैसे क्यों नहीं हो गए। अगर हम आम हालात में भी वैसे हो जाएं तो हम अपनी ज़िंदगियों में सेहतमंद खुशहाल पाकिस्तान देखेंगे। बेहतरीन, बेहतरीन। सर, आपने एक अच्छे डॉक्टर की बात की। अगर मैं डॉक्टर बारी से ये जानना चाहूँ कि डॉक्टर बारी एक अच्छा डॉक्टर किसे कहते हैं, किसे समझते हैं, तो आपका क्या जवाब होगा? देखिए, अच्छा डॉक्टर वो होता है जो कि अपने पर्पस के साथ सिंसियर होता है, और उसका मकसद जो है ना, पैसा नहीं होता। उसका मकसद होता है खिदमत करना, पैशन होता है उसके अंदर, और उसको मरीज़ के साथ जिस तरीके से वो पेश आता है, उसका इखलाक, उसकी वही। देखिए, आधे से ज़्यादा मर्ज़ तो मरीज़ का उस वक्त ठीक हो जाए जब आपसे वो बात करता है, बिल्कुल, बेशक। ठीक है ना। देखें, जो आपकी किस्मत में लिखा हुआ है, पैसा लिखा हुआ है ना, उसने आना है। उसको हलाल और हराम करना हमारे हाथ में है। जब आना ही उसने, तो फिर हलाल तरीके से क्यों ना आए। और किसी के 1 रुपए में जितनी बरकत है वो किसी के 1000 में भी नहीं होती। और जिस तरीके से लोग कर रहे होते हैं और जो दुआएं दे रहे होते हैं, आप सोच नहीं सकते, आप अरबों खरबों से नहीं पा सकते इन चीज़ों को, इन दुआओं को। नो डाउट। सर, यही मुझे एक अच्छे हॉस्पिटल के बारे में बता दीजिए कि आप क्या क्वालिटीज़ समझते हैं कि एक कंपल्सरी है एक अच्छे हॉस्पिटल में होने? देखिए, एक अच्छे हॉस्पिटल में सबसे पहले जो है ना, जिस चीज़ के ऊपर भी आपने कोई भी चीज़ करनी हो, तो वो ये है कि जो मैं अपने लिए पसंद करूं, वो मैं दूसरे के लिए पसंद करूं। अच्छा, मैं तो चाहूँ कि मेरा इलाज क्लीवलैंड में हो, मेरा इलाज मेयो क्लिनिक में हो, मेरा इलाज हार्वर्ड में हो, और आम आदमी के लिए मैं ऐसा अस्पताल बनाऊं जो बस चलो खैराती अस्पताल है, तो जो जैसे भी है वैसे है। तो इट इज़ हमेशा हॉस्पिटल एक होता है पीपल सेंटर्ड होना चाहिए, जहाँ पर आप हर एक का ख्याल करना है। यानी पेशेंट सेंटर्ड अकेला नहीं, पीपल सेंटर्ड। मरीज़ के लिए भी उसकी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए उसके फ़्लोज़ अच्छे होने चाहिए। उसके अटेंडेंट भी साथ होते हैं, उनके भी लिए ख्याल करना पड़ता है। पता लगा आपने सब कुछ कर दिया लेकिन वॉशरूम नहीं है, वो ढूंढ रहा है कि कहाँ जाऊँ मैं, किधर जाऊँ, कैसे जाऊँ। और उसके अलावा जो केयर गिवर हैं, जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, टेक्नीशियंस हैं, उनके लिए भी सहूलतें होनी चाहिए, क्योंकि जब तक वो सहूलत से नहीं है वो डिलीवर नहीं करेंगे। और जो सिलेक्शन ऑफ लोगों का है ना, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि ये आपको पैशनेट लोग चाहिए, आप में विजन क्लियर होना चाहिए और पर्पस पता होना चाहिए। देखिए, अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ क्या है हमारा, ये आप किसी भी सवाल पूछे ना, तो बहुत सारे लोग जवाब ऐसे दे देते कि मैं एक कामयाब गाड़ी एक्सीडेंट बन जाऊं, मेरे पास ये हो और वो हो, मैं डिपार्टमेंट हो जाऊं, ये हो जाऊं। अल्टीमेट पर्पस ऑफ हम अल्लाह ताला ने डिफाइन कर दिया है, उसमें यही है ना, अल्टीमेट पर्पस यही है कि जी अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में कहा, मैंने वमा खलक़्तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन को और इंसान को इतनी इबादत के लिए पैदा किया। हम समझते हैं इबादत क्या होती है कि रोज़ा, ज़कात, नमाज, हज, आपका हर एक्ट इबादत हो जाती है जो जो अगर आप इस नज़रिए के साथ करें। मैं इसी मरीज़ से किसी से बात करूं अच्छे तरीके से, ये इबादत है। तो जब पर्पस, क्लैरिटी ऑफ पर्पस हो जाएगी ना, तो फिर आप बड़े आराम से ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। बहुत खूब सर, यकीनन। सर, यहाँ पर मैं छोटी-सी एक कवाहत सी देखता हूँ। मैं ये देखता हूँ अक्सर मेडिसिन में आने वाले बच्चों के ये जज़्बात बिल्कुल होते हैं, मगर मेडिकल कॉलेज जब एक भारी भरकम फ़ीस उनसे 5 साल, 6 साल के वक़्फ़े में ले लेता है, तो सर फिर एक अलग दौड़ शुरू हो जाती है, वो ये कि उसको रिकवर करने की। अच्छा, अब सर वक़्त के साथ-साथ इस कदर मेडिकल कॉलेजेस खुल गए
कि हर किसी को एक्सेस भी बहुत आसानी से मिल गया, जिससे मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक मेरिट भी नीचे चला गया। फिर एक बहुत लंबी स्ट्रगल होती है डॉक्टर्स की इवन आफ्टर ग्रेजुएशन, जिसमें से उनको इनकम जनरेशन उनके लिए बहुत चैलेंज रहता है। तो सर वो वाले जो जज़्बात होते हैं ना, वो किसी इन वजूहात की बिना पर फेड होते जाते हैं। इस मामले को सर आप कैसे हेल्प आउट करेंगे? देखिए, बात ये है कि उम्मीद करता हूँ आप एग्री कर रहे होंगे शायद। नहीं, चीज़ें इसमें एग्री करने की होती है, लेकिन बात ये है कि देखें, अगर मैंने जब मुझे किसी ने दाखिला लेना था जिसकी मुझे पता कि फ़ीस भी है, तो ये मैं बाय चॉइस गया था। लेकिन अब चॉइस मेरी ये थी कि मैंने पैसे बनाने हैं, तो मैं हैवी फ़ीस भी दे के करता हूँ, और जब मैंने फ़ीस दी होती है तो मुझे रिटर्न उसके लिए उस हिसाब से भी चाहिए होता है। लेकिन जब मैं इस नज़रिए के साथ जाऊंगा कि मैंने खिदमत करनी है, चाहे वो आज मुझे पैसे से ही लेनी पड़ेगी, जब मेडिकल कॉलेज बन गया जितना है, और मैं उसी नज़रिए के साथ काम करता हूँ। देखें, पैसा देना ये अल्लाह का काम है। अंगूठा छाप मल्टी बिलियनर होता है, बिल्कुल बिल्कुल। और बड़ा बड़ा पढ़ा लिखा आदमी भी जो है ना, उसके पास पैसे नहीं होते। इट इज़ ऑल व्हाट यू वांट। आपकी नीयत ठीक हो, आप मैंने वो पैसे तो ऐसा आता है आपके पीछे भागता है। बहुत सारे क्वालिफाइड डॉक्टर, मतलब उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं की होगी, और बहुत सारे नॉर्मल MBBS करने के बाद, और ऐसी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। वो बहुत पैसे उन्होंने बनाए, मतलब, और लेकिन उनकी फीसें आप देखेंगे तो बहुत नहीं होंगी। बिल्कुल सही है। लेकिन लोग इतने होंगे उनके पास कि वो उनसे ज़्यादा होंगे जिन्होंने फीसें बहुत ज़्यादा होंगी। इट्स ऑल योर इनर, क्या है आपके इनर में, क्या है, आप क्या चाहते हैं। और पर्पस क्लियर है तो फिर आसानी से हो जाता है। दूसरा एक मसला जो है ना, जो दूसरी चीज़ है, वो आपका करिकुलम जो है ना, एम्पैथी नहीं पढ़ाता। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपका करिकुलम आपको एथिक्स नहीं पढ़ाता। एब्सोल्युटली। जब तक वो नहीं होगा, और फिर अनफॉर्चुनेटली रोल मॉडल्स भी ख़त्म होते चले गए। रोल मॉडल अगर मिले हो ना, तो फिर ये इस तरफ जहन जाता ही नहीं है। और मैं मतलब ये नहीं कहता हूँ कि ये बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन इसको सिस्टम्स को भी देखना चाहिए कि इतनी रेम्यूनरेशन उसकी हो, देखिए ज़िंदगी किसी की नॉर्मल एक अच्छी लाइफ गुजारने के लिए उसकी ज़रूरियात हैं जो उसको पूरी करनी है। अब वो अब मैं चाहूँ कि मेरे बच्चे जो है ना बाहर पढ़ें, ठीक है ना, पाकिस्तान में नहीं पढ़वाऊँगा, बाहर पढ़वाऊँगा, तो उसके लिए मुझे पैसे पैदा करने होंगे। जबकि पाकिस्तान में भी वो अच्छा बच्चा पढ़ सकता है, वहाँ पे हो सकता है। तो मेरे तमाम बच्चों ने यहाँ पढ़ा, ठीक है ना, और उनके लिए सब रास्ते खुलते चले गए। मैंने कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जी, वो मुझे कहा करते थे लोग कि भाई तुम गाड़ी एक्सीडेंट, तुम रुल जाएंगे, बच्चे रुल जाएंगे, बच्चे हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुतों से अच्छे बच्चे अल्लाह मियाँ ने उनको पहुँचाया अपनी जगहों के ऊपर, नेक हैं, अपने पैरों पे खड़े हुए हैं, अपने अपने घर के हो गए हैं। तो इससे ज़्यादा आदमी कमाता क्यों है? अपने बच्चों के लिए। तो वो सारी चीज़ें मिल गई हैं, तो उसमें आपको क्या परेशानी है? बहुत खूब। सर, जब भी मैं आपकी स्टोरी पढ़ता हूँ, आप वो उस फेज़ के बारे में बताते हैं कि जिसमें नोबडी वाज़ ट्रस्टिंग यू, जब आप कहते थे कि मैं इस तरह का हॉस्पिटल बनाऊँगा। सर, वो फेज़ यकीनन आप पर आया होगा, और इट इज़ ईज़ियर टू टॉक अबाउट बट वुड हैव बीन वेरी मच डिफिकल्ट व्हेन यू वर इन इट। सर, वो साबित कदमी कैसे आप लाए अपने में, और वो आपको कैसे आपने फ़ोर्स कर लिया था कि आई विल बी सक्सेसफुल इन दिस स्ट्रगल? देखिए, उसमें बड़ी इम्पोर्टेंट बात जो होती है ना, वो ये होती है कि यकीन आपका कैसा है। हम बहुत गुनहगार हैं, हमारी बहुत कमज़ोरियाँ हैं हमारे अंदर, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुझे जो मेरी स्ट्रेंथ रही है ना, वो ये रही है कि मेरा यकीन जो है ना उधर ही, और यकीन जो है ना बहुत पुख्ता है, गैर मुतज़लज़ल है, और यहाँ से है कि जी, और अनवेवरिंग फेथ, जिसके अंदर कभी भी मुझे ये नहीं हुआ कि नहीं हो सकता, और वही रहा। और कभी भी मैं डिप्रेशन में नहीं गया, कभी मैं किसी चैलेंज में नहीं गया, और ये इसमें मेरा अपना कोई वो नहीं है। एक तो माहौल घर की वजह से, दूसरा उसके अलावा है क्या, यकीनन। मगर सराउंडिंग्स भी आपको सपोर्टिव मिल गई? सपोर्टिव भी अच्छी मिल गई हैं, और फिर यकीन है तो फिर लोगों ने, और शुरू में
आप अकेले होते हैं, फिर लोग मिलना चल लगते हैं, फिर आपके जब वो एक स्टेप कामयाब होता है तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ता चला जाता है, तो आप उसके अंदर चैलेंजेस लेना शुरू करते हैं, आप रिस्क लेना शुरू करते हैं। और रिस्क मैं अपने बलबूते पे नहीं ले रहा था या अपने साथियों के बलबूते पे नहीं ले रहा था, मैं तो उस ज़ात के ऊपर यकीन करके रिस्क ले रहा था कि जिसके पास फेलियर का चांस ही नहीं है ना कि फेलियर हो सके। क्या बात, बेशक बेशक। सर मुझे आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चला कि वो पेपरलेस आपकी ऑर्गेनाइजेशन है। सर दैट्स अ ब्रिलियंट स्टेप। एनवायरमेंटलिस्ट के एतबार से देख लीजिए, कंजर्वेशनिस्ट के एतबार से देख लीजिए, दैट्स वेरी वंडरफुल। सर क्या कोई इसके अलावा भी आपने कोई ऐसा स्टेप अडॉप्ट किया हो जिसके बारे में शायद लोगों को आगाही नहीं है? देखिए, पेपरलेस वाला तो पहले मैं इसको करूँ कि ये आपने ये तो क्या कहते हैं, बाई प्रोडक्ट्स हो गए ना कि एनवायरमेंटलिस्ट या क्लाइमेट चेंज जैसे। असल बात ये होती थी, देखें असल बात मैं क्यों पेपरलेस किया। सिविल हॉस्पिटल में प्रैक्टिस की सारी, वहाँ मरीज़ को आप जब ओपीडी में देखते थे, आप तो उसके पास एक पर्ची थी पुरानी, पिछले आपने टेस्ट भी हुए हुए, एक्सरे हो गया, किधर है कहाँ चले गए, ये पता नहीं, बस में रह गए थे, इधर गायब हो गए। अगर इत्तेफाक से उसने संभाल के रख भी लिया एक्सरे, तो मुड़ा तोड़ा एक्सरे निकालेंगे, आप खोलेंगे उस पर घी के डब्बे पड़े हुए, चाय के निशानात पड़े हुए। और मैं उनको ब्लेम नहीं करता, क्योंकि जिस माहौल में वो रह रहे हैं उनके पास जगह ही नहीं है उन चीज़ों को संभालने के लिए, और बेचारे को पता ही नहीं होता, वो थैली में बांध के लिए चलता रहता है। तो इसीलिए हमने कहा यार ये जो ये कांट किसी का मैं ट्रैक नहीं रख सकता हूँ कि उसको है क्या, पिछले ने क्या दवाई लिख के दी मुझे पता नहीं, मैंने दूसरी दवाई लिख दी, उल्टी दवाई लिख दी, इधर लिख दी, सब कुछ है। तो हमने कहा नहीं यार पेपरलेस बना देंगे, क्योंकि यहाँ के लोगों के पास है नहीं, सब सिस्टम मौजूद होगा, जहाँ से भी आएगा, जब भी आएगा, दुनिया में जहाँ भी चले जाएगा उसको मिल जाएगा। तो एक तो वो था, वो कैशलेस। बहुत एब्सोल्युटली, व्हिच इज एन एग्जांपल फॉर द वर्ल्ड। हाँ, वो इसीलिए कि जो लोग आते हैं उनके पास घर का, वहाँ से घर से यहाँ आने तक के लिए किराया नहीं होता। आप अपॉइंटमेंट दे देते हैं, फिर डॉक्टर कहता है तुम दो अपॉइंटमेंट में नहीं आए, तो वो भी झिझला जाता है कि किसी का और हक मार गया, तो कुछ सुनाता है कि तो भाई आप क्यों नहीं आए थे, आपको अपनी फिक्र नहीं है। वो सुन तो लेता है, फिर बड़ा धीमे से कहता है सर मेरे घर से यहाँ पहुँचने में 2 बस में बदलनी पड़ती है, हालांकि कुरंगी में रहता हूँ, और इतना नहीं था कि मैं आ सकता हूँ। एब्सोल्युटली। सर इसके अलावा भी आपने कोई ऐसे मेजर्स अडॉप्ट किए हों जो कि मैं समझता हूँ अब आज की दुनिया में जब सब कुछ कंप्यूटर से ऑपरेट हो रहा है, सर मेरा नहीं ख्याल कि कहीं भी पेपर होना चाहिए, इट शुड बी अ पेपरलेस वर्ल्ड नाउ। मगर अभी भी दुनिया ने, बल्कि यूँ कह लीजिए अच्छे अस्पतालों ने भी आपका ये मॉडल अडॉप्ट नहीं किया। सो दैट्स एन एग्जाम्पल फॉर ऑल ऑफ अस टू फॉलो। देखिए, तो बात ये है ना कि क्लैरिटी, मकसद, अनफॉर्चुनेटली जो मुल्क के हालात के हिसाब से हैं, आपकी लोगों की बुक्स 2 होती हैं जो होती हैं, जब आप पेपर पे आ गए, पेपरलेस हो गए, आप सिस्टम बेस्ड हो गए, तो ट्रांसपेरेंट है हर चीज़। मैं समझ गया, बिल्कुल सर, बिल्कुल एब्सोल्युटली। सर अनफॉर्चुनेटली एक नेगेटिव साइड भी हमारी प्रैक्टिसेस में आ जाती है, और जिसे कहते हैं कि गंदी मछली तालाब को गंदा करती है। सर ये फार्मास्यूटिकल और डॉक्टर का नेक्सस और तरीके के डॉक्टर के कमीशन के सेटअप्स, सर इस नेक्सस को कैसे तोड़ा जाए, हम अपनी इतनी साफ़ नदी को मज़ीद साफ़ और साफ़ तर कैसे बनाएं? देखिए, ये दोनों तरफ से काम होना पड़ेगा। देखिए, जितना एथिकल प्रैक्टिस सिर्फ डॉक्टर नहीं करता, एथिक्स फार्मास्यूटिकल को भी करनी होगी। और अब कुछ एग्जांपल्स आपको नज़र आती हैं, कुछ फार्मास्यूटिकल्स ऐसी हैं जो कि इसके इन चीज़ों को अपनाए बगैर भी अपना बिजनेस चला रहे हैं और पॉजिटिव तरीके से निकाल रहे हैं, वो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो देखें ना, बात ये है कि बात वही थी कि पैसा बनाना है ना, उसको हलाल करना आपके और मेरे हाथ में है। अगर मैं ये डिसाइड करके दूँगा ना, बहुत सारी चीज़ें जो है ना आपके हाथ से निकल जाती हैं। उस वक्त पता लगता है जब एहसास होता है कि जी कोई चीज़, क्योंकि वो जो हराम है ना, वो आपको आपकी ज़िंदगी में नज़र आ जाता है, आप फेस कर लेते हैं उस चीज़ को। एब्सोल्युटली सर मैंने अपनी छोटी सी कोशिश करके आपका छोटा सा बाजू बनने की कोशिश की है,
वो इस तरह के, सर मैं समझता हूँ आप जिस मेंटालिटी के हैं, यकीनन जब आप अस्पताल नया बनाते होंगे तो शायद बज़ाहिर तो खुश होते होंगे, मगर शायद ज़्यादा खुशी डॉक्टर बारी को तब होगी जब अस्पताल बंद होंगे या जब अस्पतालों की तादाद कम होगी। मैं नहीं समझता कि एक अच्छा डॉक्टर है या अच्छा इंसान वो होगा जो ज़्यादा अस्पताल होने से खुश होगा। इसकी मैं छोटी सी मिसाल मैं लोगों को अक्सर यूँ देता हूँ कि गाड़ी जब चमकती हुई और दौड़ती हुई सड़क पे जा रही होती है तब अच्छी लगती है, मैकेनिक के पास खड़ी हुई नहीं। उसी तरह इंसान है। सर मेरा फ़ोकस अब ये हुआ है, मैं अपनी छोटी सी काबिज़ छोटा-सा इंसान हूँ, तो मैंने यूँ सोचा कि क्यों ना लोगों को ये इन बातों का प्रचार किया जाए कि जिससे उनकी सेहत बच सकती हो। और सर मेडिसिन या डेंटिस्ट्री पढ़ने के बाद मैं खुदा के ऐसे करिश्मों से आगाही मुझे हुई कि बहुत आसान है इस मशीन का ख़्याल रखना। सारी की सारी खराबी जो है वो यूँ कह लीजिए कि हमने अपने हाथों से और अपनी अपने शऊर ना होने की बिना पर, अपनी गफ़लत की बिना पर उसको ख़राब किया हुआ है। तो सर प्रिवेंटिव मेजर्स या कम्युनिटी हेल्थ साइंसेज़ के ऊपर कितना फ़ोकस होना चाहिए? देखिए मेरे ख्याल में जब हमने हॉस्पिटल देखिए आप टर्शियरी केयर के डॉक्टर हैं, हमारा एक्चुअली हम सब डॉक्टर बनते हैं और हम सब लोग हॉस्पिटल के साथ अटैच होते हैं, ठीक है ना। हमारा कम्युनिटी का भी सब सब स्पेशलिस्ट नहीं बनते, बहुत सारे जीपी बन जाते हैं, लेकिन आज तक जीपी उन्होंने पढ़ा नहीं। हम लोग अपने ज़माने में यार हाउस जॉब कर लिए तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन करूँगा, हर्निया कर लूँगा, ये कर लूँगा, और ज़िंदगी में मैंने कुछ ऑपरेशन किए। चलो मैं तो सर्जन तब बन गया ना, बाद में कार्डियक सर्जन बन गया, लेकिन दूसरे जो सर्जन नहीं बने, उस अपेंडिक्स करने से उसको क्या फ़ायदा हो गया? उसका कुछ भी नहीं हुआ फ़ायदा। अब वो जब कम्युनिटी में बैठता है, एज ए जीपी बैठता है या फैमिली फिजिशियन बैठता है, उस करिकुलम ने उसको कुछ नहीं सिखाया उसको। तो हमारा करिकुलम ही आपको नहीं सिखाता। हमने भी जब ये हॉस्पिटल बनाया तो उस वक्त हमारा जब एज के हिसाब से हमारा ये था कि यार ये जो है ना, गरीब आदमी पिसता किस पे, किसी प्रोसीजर्स पे, सर्जरी पे। मेडिसिन की कोई चीज़ होगी, थोड़े थोड़े पैसे लगे, उसमें हो गया ही हो गया। यहाँ छोटा छोटा ऑपरेशन उस ज़माने में 2004-5 में एक हर्निया का ऑपरेशन किसी, उसमें भी वो 10,000 रुपये कम से कम लगते थे, जो उस वक्त मजदूर की 4-6 महीने की तनख्वाह होती थी, ठीक है ना। उसके बाद वो 6 महीने जॉब पे नहीं जाएगा तो वो तो फिर बाद में मर जाएगा। जबकि हरनिया मज़दूर को ही सबसे ज़्यादा हो रहा है। हाँ, तो लेकिन जब हमने शुरू किया तो हमारे पास जब मरीज़ आना शुरू हुए तो हमने उस वक्त ये कर लिया था कि फैमिली मेडिसिन अलग कर दिया था और शुरू से वहाँ से शुरू किया, देखेंगे जो नया मरीज़ सब वहीं आए। तो वहाँ पर फ़ौरन हमको एहसास होने लग गया कि 70% मरीज़ को तो अस्पताल आना नहीं चाहिए था। तो फिर हमने अपनी उसको चेंज किया, क्योंकि हम सब टर्शियरी केयर के डॉक्टर थे, एक कार्डियक सर्जन, एक ऑर्थोपेडिक्स, एक यूरोलॉजिस्ट और एक एनेस्थेटिस्ट। तो फिर हमने प्राइमरी केयर के ऊपर काम करना शुरू किया। तो अब तो मेरा यही है कि जी जब तक प्रिवेंशन के ऊपर और प्राइमरी केयर को हम नहीं बढ़ाएंगे तो हमको मोहल्ले मोहल्ले में हॉस्पिटल बनाने पड़ेंगे। और मैं देखें, और दूसरी बात ये है कि इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहता है ना आदमी। मैं जितना फैमिली मेडिसिन में इन्वेस्ट करूँ, वो WHO की एक वो है कि जी इफ़ यू इन्वेस्ट $1 इन अ प्राइमरी केयर यू सेव $42 इन अ टर्शियरी केयर। एब्सोल्युटली ट्रू। ठीक है ना। तो अभी मुझसे किसी ने पूछा था कि जी आपकी हमारे प्राइमरी केयर के इतने सेंटर्स हो चुके हैं, हमारे हॉस्पिटल भी बहुत सारे हैं, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब इतना जो आपने अचीव कर लिया, अब आपकी क्या ख्वाहिश है? तो मैंने कहा यार कि मेरी जो है ना, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इतनी लम्बियाँ मुझे ज़िंदगी दे कि मैं अपने बनाए हुए हॉस्पिटल बंद करूँ। क्या बात, क्या बात। अच्छा, वो एकदम चौंक सा गया। फिर उसने सवाल किया, फिर मैंने उसको समझाया कि क्यों कह रहा था, और मैंने कहा ये मफरूज़ा नहीं है। जब मैं कैजुअल्टी बना रहा था तो किसी ने मेरे साथ, एक साहब मेरे लिए हॉलैंड से मर्सिडीज़ एम्बुलेंस डोनेशन में लेके आए, और जब वो उठ के जाने लगे, मैं अभी नया नया डॉक्टर बना था, हाउस जॉब कर रहा था, तो कहने लगे कि डॉक्टर साहब अगर आप चाहें तो मैं पूरा अस्पताल डोनेट करा दूँ हॉलैंड से। ये 1987 की बात है। तो मैंने कहा यार ये कैसे हॉस्पिटल डोनेट करा देंगे? कहें डॉक्टर साहब वहाँ पर तो या बच्चों के हॉस्पिटल है या बूढ़ों के लिए है, क्योंकि उनका प्राइमरी केयर इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो बच्चा बीमारी नहीं होता बीच में। बीमारी नहीं होते बीच में। 1987, आज 38 साल बाद
हम ये सोच रहे हैं कि ये करना चाहिए। अगर आज नहीं किया तो कोई 38 साल बाद कोई और होगा। तो जब ये पॉडकास्ट रिलीज़ हुआ तो उसमें से किसी ने सिर्फ वो हिस्सा जिसमें लिखा, मैंने कहा कि जी मेरी दुआ है कि अल्लाह मुझे इतनी ज़िंदगी दे कि मैं अपने बनाए हुए हॉस्पिटल बंद करूं, तो वो वायरल कर दिया। अब मेरे पास मेरे डोनर्स का, मेरे लोगों का, खैर खाओं का फ़ोन आने लगा, डॉक्टर साहब डिप्रेशन की ज़रूरत नहीं है, परेशान ना हो, ये माशी हालात सब ठीक हो जाएंगे, आप क्यों अस्पताल बंद करने की बात कर रहे हैं मेरे। तो फिर मैंने कहा कि भाई मैंने ये कहा था। तो प्रिवेंशन के बगैर सर ये भी मेरा ख्याल है आपके साथ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया, ये वायरल होना। तो बात यही है ना, देखें ना कि क्लैरिटी ज़रूर होनी चाहिए। और वो जब नहीं, और ये आज की बात नहीं है, 1400 साल से ही चल रहा है कि एहतियात बेशक इलाज से बेहतर। बेशक बेशक। सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि डॉक्टर बारी को अक्सर लोग जो है वो डोनेट करते हैं, बड़ी तादाद में डोनेट करते हैं, और उसकी मज़ीद दरख्वास्त मैं लोगों से करूँगा, हर सुनने वाले से करूँगा कि भर भर कर डोनेट किया करें। मगर डॉक्टर बारी को क्या पैसे के अलावा भी किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ती है या और किसी चीज़ की ख्वाहिश है? देखिए, मैं डॉक्टर बारी को ख्वाहिश तो मेरी यही है कि सबसे पहले मैं सबको कहूँ कि भाई एहतियात करा करें, एहतियात करा करें, एहतियात करा करें कि बीमार ना हों। ठीक है, जब बीमार नहीं होंगे तो मुझे पैसे नहीं देने पड़ेंगे आपको, क्योंकि मुझे अस्पताल बंद करने पड़ेंगे, तो आसानी हो जाएगी आपकी ज़िंदगी, आसानी। दूसरा, और ख़ास तौर पर अपने मेडिकल फैकल्टी के साथ, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे नर्सेज हो, चाहे कोई भी हो, मेरी उनसे भी ये है कि अपने अंदर जो है ना एक पैशन पैदा करें, खिदमत का पैशन पैदा करें। देखें, आप करके देख लें, आप किसी से 2 बोल अच्छे बोल के देख लें, तो आप देखिएगा कि उसका रिएक्शन कैसे होता है, किस तरीके से वो करते हैं। लोगों की, मुझे अच्छे लोग चाहिए, मुझे पैगाम का प्रचार चाहिए, और मुझे उनसे ये है कि मेरे पैगाम को आगे फैलाएं। इसको एक ही है, आपने ये कर लिया, अब इससे और लोग आ जाएंगे, फिर कोई और समय उसको और आगे वायरल करते, तो ताकि, और जो हालात हैं आजकल इस मुल्क के अंदर, जो नेगेटिविटी फैली हुई है नौजवानों के अंदर, मैं तो यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में जाता हूँ, स्टूडेंट से बात करता हूँ, इतना पोटेंशियल है हमारे अंदर, इतना पोटेंशियल है, बस उनको किसी को ये दिखाना है कि जी पॉजिटिव सोच रखेंगे तो पॉजिटिव चीज़ होंगी। आप घर से सुबह निकलें पॉजिटिव सोच के साथ, आप देखें दिन कैसा गुजरता है, और किसी दिन आप नेगेटिव के साथ निकलें, फिर देखें कैसा दिन गुजरता है। लोगों के होते हैं, यार किसी ने मुझे कुछ कहा नहीं, मैं मतलब किसी ने मुझे अप्रिशिएट नहीं किया। कोई करे या ना करे, आप अपने आप को तो अप्रिशिएट कर सकते हैं ना। आज कोई अच्छा काम करे, बोले अपने आप को पैट करें, यार मैंने आज बहुत ज़बरदस्त काम किया, आप देखिए ऐसी एनर्जी बनती है आपके। सर आपने थपकी की बात की, सर कौन से शहर या कौन से लोगों को ये आके आप थपकी देना चाहेंगे ताकि उनका मज़ीद हौसला बढ़े, जिन्होंने आपके साथ सबसे ज़्यादा साथ दिया हो इस जर्नी में? देखें, परसेप्शन भी है और भी है। कराची में चैरिटी बहुत होती है, बहुत ज़्यादा होती है, और लोग कहते हैं और शहरों में नहीं होती, लेकिन मेरा ऑन द कॉन्ट्ररी ये एक्सपीरियंस रहा है कि और जगहों में भी लोग सब गिविंग हुए लोग मौजूद हैं। अपॉर्चुनिटी की बात है। कराची में ऐसे काम बहुत ज़्यादा हुए बाकी और जगहों के, लेकिन अब वो फैलता जा रहा है। आगे भी लाहौर में भी हमारा हॉस्पिटल खड़ा हुआ है, वहाँ के 8-10 लोगों ने मिल के खड़ा कर दिया है। तो इट्स ऑल के उनको सही एवेन्यू चाहिए कि कौन कर रहा है सही तरीके से। दूसरी जो लोगों का मैंने यह था कि यूथ जो है ना, पैशन बड़ा, ये क्रिटिकल मास बढ़े ना, जो मुझे चाहिए। अब मुझे वो कहते हैं दामे दर में सुख ने, ठीक है ना, अगर आपकी एक्सपर्टीज़ है, जैसे हमारे बहुत सारे एक्सपर्ट पाकिस्तानी बाहर रहते हैं, वो कंट्रीब्यूट करते हैं मुल्क के साथ, मुल्क से वो हमसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, और उनका वो फिलैंथ्रोपी पाकिस्तानियों में माशाल्लाह ज़बरदस्त है। तो वो लोग भी आते हैं और अपनी जो एक्सपर्टीज़ है, कोई भी ज़रूरी नहीं है कि आपके पास इतना पैसा हो कि आप कर सकते हो, लेकिन इल्म तो आपके पास लाभमंदना है, उसके अंदर जितना भी आप कर सकते हैं आप अपना वही कर लें, हिस्सा डाल दें। अस्पताल में कोई चीज़ है, आगे लोगों से
मरीज़ों से आके दो बातें अच्छी बोल दें। बहुत सारे ऐसे हैं जिनका कोई देखने वाला नहीं होता, और उसके बाद अगर 2 मिनट बैठ जाएँ। मेरे बहुत सारे ऐसे डोनर्स हैं जो कि ओल्ड एज है उनकी, मैं कोशिश करता हूँ 2-3 हफ्ते के बाद उनके पास संडे के दिन चला जाता हूँ। अरे गपशप लगाता रहता हूँ, बैठता हूँ। एक तो ये भी कि अब हम इस स्टेज पे आ गए कि हमारे बुज़ुर्ग चले गए, तो हमसे जो बुज़ुर्ग हैं उनकी दुआएं ले ले आदमी जाके, और एक फीलिंग डिफरेंट होती है। तो अपने बड़ों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, और ये प्रचार करके एहतियात करें, एहतियात करें, एहतियात करें। बहुत खूब सर, बहुत खूब। डॉक्टर बारी जब अपने हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर अपॉइंट कर रहे होते हैं, तो वो किन बेसिस के ऊपर उसको जज करते हैं या इवैल्यूएट करते हैं या फ़िल्टर आउट करते हैं? देखिए, मैं यूजुअली सीनियर लेवल पर बैठता हूँ, और मैं जो है ना, मैं पूरा पैनल होता है, मेरे सवाल बहुत कम होते हैं, मैं सवाल ज़्यादा करता नहीं हूँ, मैं बाकी सवाल कर रहे होते हैं, मैं सुनता हूँ, उनके जवाबात सुना तो मैं उसको असेस कर रहा होता हूँ। लेकिन एक सवाल मैं ज़रूर लोगों से करता हूँ, मैं सवाल भी नहीं करता, मैं सिर्फ उसको एक क्लीन कार्डबोर्ड देता हूँ, और उसके कहते हैं ड्रॉ योर विजन। क्या? वो मेक और ब्रेक क्वेश्चन होता है। मैंने बहुत सारे आईवी लीग के कैंडिडेट को सिलेक्ट नहीं किया, और मीडियोकर यूनिवर्सिटी के बंदे को मैंने सिलेक्ट किया सिर्फ विजन देखते हुए। आईवी लीग का वाले का अगर विजन नहीं है तो वो नहीं सिलेक्ट होता, और मीडियोकर वाला उसका विजन है तो वो सिलेक्ट होता है। सर पर्टिकुलरली बाय विजन यू मीन? देखिए, विजन का मतलब है कि वो अपने वक्त पे टाइम पे काम करूं, ये करूं, ये करूं, ये है। और एक ने कहना है कि मैं इस जगह के बजट में है, मैं इसको एक ऐसी इंतहा पे ले जाऊं जहां पर उसकी कोई म्यार ना हो। तो जो ये कह रहे हैं कि बस मैं अपना रेगुलर सुबह टाइम पे आऊँगा, पूरा वक्त लगाऊंगा, सब कुछ करूँगा और चलो गुड जॉब। इन्हें कह रहा है मैं इसको एक मिसाली बना दूंगा ना, तो मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है। बहुत खूब। सर अगर हम चाहें कि किसी तरह हमारा हेल्थ केयर सस्ता हो जाए, मैं यकीनन आप हर वक्त एक टग ऑफ वॉर में होते होंगे, मोर फंडिंग, मोर एसेसरीज, मोर फैसिलिटीज़, हर वक्त एक कशमकश है। अगर उसके अलावा उससे हटकर भी हम नॉर्मल हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस को देखें, क्या किसी तरह आप आज तक इसको डिकोड कर पाएंगे? क्या चीपर हेल्थ केयर मुमकिन है? चीपर हेल्थ केयर मुमकिन है। बात यह है कि सोचने की बात यह है कि पहले एक तो मैंने कहा कि जी आप एहतियात करेंगे तो बीमार नहीं होंगे, तो वो तो सस्ता हो जाएगा। लेकिन आपके पास ऑप्शन होते हैं। देखें, आप फार्मास्यूटिकल के जेनरिक मेडिसिन के ऊपर आप चल सकते हैं, और अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, उसके ऊपर कर सकते हैं। डॉक्टर पे भी डिपेंड करता है कि देखें, मुझे आपके पास ऑप्शंस होते हैं, चीपर भी होते हैं, मीडियोकर भी होते हैं, और हाई एंड भी होते हैं। तो ये देख के उसको दवाई ना लिखें, असल आप उसको देख के दवाई लिखें। सर हमारे अक्सर डॉक्टर्स, अक्सर बैचमेट जो हैं वो बाहर चले जाते हैं, बाहर सेटल्ड भी हो जाते हैं। एज अ डॉक्टर वो क्या कुछ कर सकते हैं हमारे हेल्थ केयर के लिए, पाकिस्तान के लिए? देखिए, एक तो ये है कि जो एक्सपर्टीज़ डेवलप कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, डेफिनेटली एक गैप रहेगा, उसको गिव बैक टू द कंट्री, और कर भी रहे हैं लोग। हमारे बहुत सारे लोग आते हैं जो कि यहाँ पर आके सर्जरी भी करते हैं, ट्रेनिंग भी करना चाहते हैं। देखिए, जो इंसान यहाँ से जाता है ना, उसके अंदर एक कसक रहती है, एक अंदर एक वो रहती, गिल्ट रहता है कि यार जिस मुल्क ने मुझे बनाया मैं उसके लिए कुछ नहीं कर रहा, चाहे वजूहत जो भी हूँ। और जायज़ वजूहत होंगी कि नहीं हो रहा है, सिक्योरिटी नहीं है, हालात सही नहीं है, वो ठीक है, उनका है। लेकिन ज़िंदगी में एक लम्हा ऐसा आता है जिसको कहता है मुझे कुछ गिव बैक करना चाहिए कंट्री को। और ये हमारे कौम के अंदर, और हर कौम के अंदर अपना मुल्क जो अपना होता है उसके लिए इसको कुछ वो करना चाहता है, और करता रहता है, और ये करते रहते हैं हमारे साथ भी। यानी कि आप यूँ चाहते हैं कि हम, जैसे मेरे बैच के लोग जो बाहर गए हैं, ख़ासा जब वक्त सर्व कर लें तो कुछ वक्त के लिए ही सही, या वापस मुल्क ज़रूर आएँ, कुछ अरसे यहाँ आकर सर्व ज़रूर करें। कुछ आए, अब छुट्टियों पे तो आते ही हैं ना, आप साल में 1 दफ़ा आते हैं, 2 दफ़ा आते हैं। आपके बाज़ार खुलते हैं 2 बजे, 1 बजे के बाद। सुबह सारी कौम सोई भी होती है, तो सुबह आके अपना हिस्सा डाल दें, उसके अंदर अपना काम कर डालें, तो वो आपका एक कंट्रीब्यूशन हो जाता है।
वो फीलिंग आ जाती है, कुछ नई चीज़ें लोग सीख लेते हैं, और इट्स अ बायलैटरल लर्निंग, क्योंकि बहुत सारी पैथोलॉजी उन्होंने ज़िंदगी में नहीं देखी जो यहाँ देख लेंगे वो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर, मेरे प्रोग्राम को आप क्या सजेशन देंगे? जो आपकी तवज्जुह से मैं शुरू कर रहा हूँ, आपकी बरकत से, आपकी दुआ से शुरू कर रहा हूँ। मैं तो पहले तो मुबारकबाद कि मुस्तहिक है कि आप ये काम ले रहे हैं, और ये भी अल्लाह ताला ने दिल में डाला होता है कि वो आपको ये करे, और इसको इसी तरह लेके चलें। देखिए ये चलता रहेगा, इसकी जो बरक़ात होंगी ना वो आपको अभी नज़र नहीं आएंगी, लेकिन बाद में नज़र आएंगी। और वो वक्त देखेंगे जब अब मैं खड़ा होता हूँ हॉस्पिटल में खड़े होकर, तो मेरी आंखों में आंसू होते हैं कि इतना जमा गफ़ीर लोगों का होता है, और जिस तरीके से वो दुआएं दे रहे होते हैं आपको, उसकी कोई कीमत नहीं है। नो डाउट। और आप चल के जा रहे हैं, आपको वो किसी को नहीं डॉक्टर बारी जा रहे हैं, तो क्या वो ये जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, वो आपको मल्टी बिलियनर लोगों को भी वो नहीं मिलता जो हमको मिलता है, और बहुत सारे लोग हैं। तो बस ये एक जिहाद है, इस जिहाद को जारी रखेंगे, और इंशाल्लाह और जिस पे यकीन करके करेंगे तो इंशाल्लाह वो आपकी ज़िंदगियों में भी उसका फल दिखा देगा आपको इंशाल्लाह। सर बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया बहुत आपका बहुत जी। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।